नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे आरक्षण पर आर पार सियासी तकरार। लोकसभा चुनाव के 2 फेज का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण से पहले आरक्षण बड़ा मुद्दा बन गया। आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ गई है। राहुल गांधी के वार पर आज 2 बड़े बयान सामने आए हैं। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का हैदराबाद में दिया गया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया और उसके बाद पीएम मोदी ने भी आरक्षण के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था, जिस पर सियासत गर्मा गई है। अब यहां सवाल यह है कि चुनाव में आरक्षण का मुद्दा आया कैसे, कांग्रेस ने किस नेता के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा और तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के मायने क्या हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। आज आरएसएस के जो चीफ है, उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे, इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। उनको लगता है कि आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा एससी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा एसटी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी बीजेपी के हैं। और इसलिए उनको लगता है अब एससी एसटी ओबीसी तो बीजेपी का हो गया और अब माइनॉरिटी के ऊपर भरोसा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी का लूटो, माइनॉरिटी को दे दो। और मैं मेरे दलित भाई बहनों को, मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मैं मेरे ओबीसी भाई बहनों को आज गारंटी देता हूं, मैं कांग्रेस के ऐसे किसी मंसूबों को सिद्ध नहीं होने दूंगा। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके आरक्षण की रक्षा के लिए मोदी किसी भी हद तक जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला। आरक्षण देखिए, तो आरक्षण पर आर पार है, सियासी तकरार है, लेकिन वाकई में राजनीतिक मायने इसके इस लोकसभा चुनाव में जिस वक्त ये तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आया, इसके क्या हैं? और एक बात सच है, आज जो बातें की जा रही हैं, ये आरक्षण का मुद्दा इस तरफ आकर क्या एक अलग नया रूप दिखाएगा। लेकिन ये बात तो सच है कि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं जो वर्ग हैं, आदिवासी हो, दलित हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी का भी बनाने और बिगाड़ने में। तो ये बात तो सच है, शायद इसलिए इस तरह की चीजें आज तीसरे फेज के पहले सामने आ रही हैं। लेकिन जो बयान है उस पर कांग्रेस ने जो साफ तौर पर कहा कि पहले तो आप विरोधी थे, आज आप पक्षधर कैसे हो गए। अब देखिए, इसके पुराने इतिहास को निकालेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। बहुत सारी चीजें और इसमें निकल कर आएंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया
हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। एक बयान राहुल गांधी का कि मोहन भागवत हो या पीएम मोदी हो, उन्होंने तो खैर पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर एक बात कहा कि आज आरक्षण का समर्थन करने वाले जिस तरीके से समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विरोधी हुआ करती थी। तो इस बदलाव की जो बात दिख रही है, या वाकई ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने कब कहा, हमने तो चीजों को किया, हम और सारी चीजों को इंप्लीमेंट करा रहे थे। तो इस तरह में बड़ा विरोधाभास हो गया कि कौन सच्चा और कौन झूठा। देखिए राखी जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, इस मुद्दे पर अगर आप गौर करेंगे तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेजी से पिछड़ गई है। जिसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसको नहीं सूझ रहा है, तो वह समय समय पर ये मोहन भागवत जी से बयान दिला रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी का तो भरोसा अब देश को नहीं रहा, इसलिए प्रधानमंत्री जी के बातों पर अब देश के लोग भरोसा नहीं करते। वो जितना ही मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी करते हैं, उतना ही देश के लोगों को लगता है कि ये मोदी जुमला है, मोदी जुमला है, मोदी जुमला है। इसलिए इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए भागवत जी से भी बयान दिलाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यही मोहन भागवत जी हैं जब इस बार नहीं, इसके पहले का जो बिहार का यही मोहन भागवत जी और आरक्षण पर जो इन्होंने बोला था वही था। और अभी अगर आप गौर करेंगे, अभी आपने फुटेज सुनाया देश के प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने कहा कि देश के ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को बचाने के लिए मोदी को जो भी कुछ करना पड़ेगा, किसी भी हद तक मैं जाऊंगा। अरे भैया मेरे, क्या अग्निवीर की योजना में आरक्षण लागू है? क्या जिस तरह से आप पूरे देश के नौकरियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से, खास तौर से जो भी फोर्थ क्लासेज और क्लास 3 की नौकरियां थी, वहां जिस तरह से आपने एक खराब नीति के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती शुरू कर दिया, और दास्ता की जो प्रथा है उसको आप जो है सर्विस सेक्टर के उन सेवा प्रदाता कंपनियों को देख करके और नॉमिनल वेतन दिलवा करके, नॉमिनल वेतन भुगतान करा करके आप जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी सेक्टर में काम ले रहे हैं नौजवानों से। क्या उसमें आरक्षण है? तो आप कहां किस हद तक जा रहे हैं? आप तमाम राज्यों में, खास तौर से मैं तो उत्तर प्रदेश से भी हूं, डबल इंजन की सरकार चला रहे थे, देश में सरकार चला रहे थे। क्या कर रहे थे आप जब इन सारी योजनाओं पर देश के ओबीसी के उस दिए हुए आरक्षण पर, खास तौर से एससी एसटी, जिसको कि आजादी के पहले से पूना पैक्ट के माध्यम से और आजादी मिलने के बाद कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से आरक्षण देकर के लोगों में एक सामाजिक व्यवस्था को संतुलित करने का काम किया, उस पर आप इन योजनाओं के माध्यम से जो कुठाराघात किए हैं, इस पर भी कभी आपने बोला? और आज राहुल गांधी जी ने क्या खराब कहा? राहुल गांधी जी ने वही कहा जो आप कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि एक एक करके जो आरक्षण विरोधी नेता हैं इस देश के, वो आप अपने पार्टी में मिलाते जा रहे हैं। तो ये आरक्षण विरोधियों का जो कुनबा आप बढ़ा रहे हैं, वो जग जाहिर है। वही बात तो उन्होंने जनता के सामने कहा। और आज चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में जिसकी जो करनी है तो कही जाएगी। ठीक है, चलिए वापस आती हूं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आरक्षण की बात निकली है। कांग्रेस का ये आरोप है कि पहले आप लोग विरोधी हुआ करते थे, आज इस इलेक्शन के पहले, तीसरे चरण के पहले आप इसके पक्षधर बन रहे हैं। दूसरा, चलिए इस चीज को अलग भी रख दूं, अब उनका कहना है बहुत सारी ऐसी स्कीम है, उसके लिए तो आप आरक्षण की बात नहीं करते, सिर्फ कुछ चीजों के लिए ही क्यों? और मुझे लगता है आरक्षण अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है कि कभी ये ऐसा लगता है कि इसका कोई समाधान जैसा निकल ही नहीं पाएगा। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी आरक्षण के विरोध में थी। उन्होंने तो इस आरक्षण को मजबूत किया है, जबकि कांग्रेस बार बार कहती आरक्षण आरक्षण, मगर इन्होंने आरक्षण को किस तरह से बना के रखा था। आप देख लीजिए 70 साल से
जो है ना शासनकाल में ज्यादा से ज्यादा ये रहे, और आरक्षण कितने लोगों को मिला? गिने चुने लोगों को। आज भी 50% SC/ST के समाज के लोग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। 1-2 परिवार हैं कि जो IAS बन गए, उनका बेटा IAS बन गया, उनका पोता IAS बन गया, मगर जो एक ऐसे हैं जो आज भी कहीं से कहीं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो ये आरक्षण देते थे, इनके शासनकाल में मिलता था, मगर उन गिने चुने परिवारों को मिलता था, सबको नहीं मिलता। मगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए, और उन लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलके आज वो एक उच्च श्रेणी में पहुंच चुके हैं, एक अच्छे समाज में जाके आज पहुंच चुके हैं। तो उन्हें पता सोचना चाहिए कि जो हमारे वंचित भाई हैं, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला, उन्हें सब चीज की जरूरत है। अगर वो छोड़ेंगे तो और उनको और ज्यादा मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कभी इसकी विरोधी नहीं, हम तो इसको और एक अच्छा रूपरेखा देके इसको मजबूत बनाना चाहते हैं, उसको वोट बैंक नहीं बनाना चाहते। इनको सिर्फ वोट के टाइम जो है ना आरक्षण याद आता है, तब ये बात करते हमने दिया। अरे जनाब, आपने दिया है तो फिर आज इतने आरक्षण से वंचित क्यों रहे? ओबीसी को देखिए, आप आरक्षण का लाभ वो उठा रहे हैं। ओबीसी कोटा में जो ले चुके हैं उनकी 4-5 पीढ़ियां, एक 2 लोग हैं जिनको आरक्षण आज तक मिला ही नहीं है। तो ये किसकी कारणता नहीं है? ये सब कांग्रेस का किया है। तो कांग्रेस कुछ भी कह ले। अभी इन्होंने एक बार कर्नाटक जब उनके सरकार आई तो इन्होंने, पिछले बार की बात बता रहा हूँ, तो इन्होंने वहां पर SC/ST OBC के आरक्षण कोटा से 10% निकाल के और किसको देना चाहा? मुस्लिम समाज को। वो तो हाईकोर्ट की मैं कहूंगा कि हाईकोर्ट इस बात को माना नहीं। इनने एक बार नहीं 3 बार पहल की है कि इनका SC/ST का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया। तो ये वोट बैंक की राजनीति हरदम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की कभी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कहती हर उसको मिलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। मगर नहीं, इनका विश्वास सिर्फ एक ही समाज पर जाता है। जैसे आपने राखी जी आपने अगर ध्यान से देखा होगा, जो इनका घोषणा पत्र आया है उसमें एक बार नहीं 15 बार मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने बार बार नाम लेकर बात किया है कि उनको ये मिलना चाहिए, वो मिलना। SC/ST का एक बार भी नाम नहीं है, OBC का एक बार भी नाम नहीं है, वनवासियों का एक बार भी नाम नहीं है, मगर एक समाज के लिए 15 बार इनके घोषणा पत्र में नाम है। तो ये है इनकी राजनीति। आज भी ये वही कर रहे हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आरक्षण जिसका है उसी को मिलेगा। आप आरक्षण को वोट बैंक बनाना चाहे, हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। देखिए, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि यदि आरक्षण को लाए हैं, उसका अपना एक नियम है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कैसे मिलना चाहिए, प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी लड़ाई आज तक खत्म ही नहीं हो पा रही। मुझे लगता है उस पॉइंट पे बहुत क्लियरिटी के साथ चले, पक्ष विपक्ष भी बात कर ले तो इतनी समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि किसके भले के लिए है, किसको देने की बात है। बीच में तो ये बात भी होने लगी आर्थिक आधार पर कर दीजिए। अरे भाई, तो आर्थिक आधार पर भी आप कैसे कर देंगे? बहुत सारी चीजों को समझने और देखने की जरूरत पड़ेगी। अब रही बात वोट बैंक की, जैसे कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आप कह रहे थे, तो मुझे तो ये एक बात बहुत अच्छे से पता है कि चाहे दलित हो, आदिवासी हो, आप देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल है, उनके हित की बात तो सब करते हैं, पर क्या उनका इतना डेवलपमेंट आज भी हुआ है? हमें ये भी देखना पड़ेगा। कई सीट्स ऐसी हैं जो आरक्षित हैं, उन सीटों से वही लोग होते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो ये भी बड़ा एक प्रमुख मुद्दा है। तो हो तो सबके लिए अच्छे से हो, उसकी एक कहते हैं एक लाइन क्लियर हो कि हमें इन चीजों के लिए ऐसे करना है। किसी का विरोध है तो वो अपने बात रख दें, अपने सुझाव रख दें। लेकिन ये जो आरक्षण की आग, मैं तो आरक्षण की आग बोलूंगी, ये इतनी ज्यादा दहक चुकी है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन भी इसको लेके बहुत पहले देख चुके हैं। तो अब नहीं लगता मुझे कि इतनी सारी चीजों को दोबारा देखने का वक्त है। बहुत अच्छे से इस पर बात करने की जरूरत है। राजेश जी, अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने बात कही कि आपका मैनिफेस्टो, मैं इसलिए जा रही हूं कि हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट मुझे नहीं दिखा, लेकिन हाँ, कुछ दिनों से ये चीजें बहुत ज्यादा चली आ रही हैं और आरक्षण पे भी जोड़ा जा रहा है। आज इस मुद्दे पर जब मैं चर्चा में बैठी, उसके पहले बहुत सारी चीजों को मैंने देखा। मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिमों का वोट बैंक, दलित आदिवासियों के आरक्षण, मतलब ये जो क्राइटेरिया है इससे उनको निकालिए। मुझे तो लगता है कभी कभी उनको खुद नीचा दिखाने का प्रयास तो नहीं हो रहा कि उनको एक आपने सच में साधने का प्रयास बना लिया है?
कि ये जो 5 न्याय है उसमें 25 गारंटी है। हम्म। उसमें नौजवानों के लिए है कि जो देश में प्रदेशों में रिक्त पड़े पद हैं, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, सरकारी सेक्टर में हम कैसे नौकरी देंगे, उसका जो प्रोग्राम है, शेड्यूल्ड है, वो वर्तमान जो करंट ईयर चल रहा है, इस 2024 के अंत तक किस तरह से नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा बेरोजगारों को, उसका जो है एक न्याय की गारंटी दिया है। महिलाओं के लिए जो न्याय की गारंटी है, और खास तौर से जो ये महंगाई है उसको कम करने की जो न्याय की गारंटी है, तमाम जो गारंटियां हैं, अग्निवीर योजना जो इन्होंने ये अभिशाप बना दिया है, इससे निजात दिलाने की गारंटी है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो इन्होंने दास प्रथा को फिर से चालू कर दिया है, उससे निजात दिलाने की जो गारंटियां हैं, ये सब इनको नहीं दिखती। ये तो केवल ऊल जलूल एक वर्ग विशेष के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांगना, विकास के नाम पर चुनाव में जाना, इनके जो है बस की बात नहीं है। इसलिए कि 10 वर्षों में इनकी सरकारों ने, आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ और मित्रों का विकास किया, और इसलिए अब जनता इनको जो है नकार रही है। अब जनता इनको नहीं दे रही है जब साथ, तब ये जो है परेशान। तो इसलिए ये इस तरह से उल जलूल की बातें कर रहे हैं, इसलिए इनके इन अर्थहीन बातों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक बात और देखनी होगी कि 543 लोकसभा सीटों में यदि हम जाते हैं, लगभग जो आंकड़ा है वो 131 प्लस हो सकता है। वैसे अनुमानित 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दलित समुदाय की बात करें तो 84 लोकसभा सीट रिजर्व होती हैं। आंकड़े बढ़ घट सकते हैं, ईयर वाइज चीजें आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसी बात पे आऊंगी, जो चीजें आरक्षित हैं तो यहां से ये समझ लीजिए कि ये वर्ग बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकसभा के लिए। अब यहाँ पे आरक्षण की बात है तो उनको कितना मिला, कितना उस पर इंप्लीमेंट हुआ, कौन करा पाया है, कौन नहीं करा पाया है, किसने कब इसका समर्थन किया, किसने कब विरोध किया, तो उसकी सारी चीजें इस वक्त पे मुझे लगता है दिखेंगी। मायने ये हैं कि इस लोकसभा में इस तीसरे चरण के पहले ये जो आरक्षण का मुद्दा आ गया बीच में एक बार फिर से, क्या ये कोई एक बदलाव कर पाएगा? मैं बस अब उस पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों की चाहती हूं। पहले राजेश जी आप बताइए, आपको लग रहा है कि ये इस वक्त पे जो चीजें आई हैं, आरोप पलटवार की, वार पलटवार की, एक ने कहा, दूसरे ने पलटवार कर दिया, अब सब इसका समर्थन करने लगे, कोई बदलाव देखेंगे इसका नतीजों पर? देखिए, नतीजों में आप देख रही हैं कि चुनाव में तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, खास तौर से जो भावनात्मक मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही थी, उसमें भी लोग आहत हैं। जिस तरह से बीफ कंपनियों से, उनके एक्सपोर्टर्स कंपनियां से इन्होंने बड़े बड़े चंदे लिए हैं, उससे भी तमाम लोग जो इनको एक दूसरे आइकॉन के रूप में देखते थे वो भी आहत हैं। तो ये तमाम मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, तमाम मुद्दा जो है जनता के बीच में है। इस प्रकार से ये फर्स्टेड हैं, और इनको आरक्षण वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के चुनाव में एकदम सिरे से नकार दिया, और तमाम समाज के और वर्ग के लोगों ने, जिन वर्गों से हम लोग भी जाने जाते हैं, इनको नकार दिया। तो ये अपना सॉफ्ट कॉर्नर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, इनका कोई भला होने वाला नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, लगता है तीसरे फेज के पहले ये जो आरक्षण की बात आ रही है, अब तो सब पॉजिटिव इसके समर्थन की बात कर रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव देखते हैं? देखिए राखी जी, आरक्षण देश में जरूरी भी है, क्योंकि जो लोग आज भी मुख्य धारा से वंचित हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है, मगर साफ नीति से होना चाहिए। जब कांग्रेस जैसी पार्टियां 70 साल शासन करने के बाद भी और आरक्षण की बात करें कि हम आरक्षण देंगे, कोई नीति यहीं से साफ इनकी नजर आ जाती है। जब मैनिफेस्टो इनका आए तो उसमें ST OBC का नाम कहीं नहीं होता है, मगर एक समाज का नाम 15 बार होता है, तो मंशा साफ दिखाई देती कि इनकी मंशा आरक्षण क्या है। और आज भी आरक्षण की बात कर रहे हैं आप जनाब, इतने साल कहाँ रहे, कहाँ सो रहे? आपने क्यों नहीं उस टाइम, आज जो राहुल गांधी कहते कि जाति जनगणना कराएंगे, आपने क्यों नहीं कराई? हम तो 10 साल पहले आए, आप तो शुरू से सत्ता में रहे, केंद्र की और प्रांतों की सत्ता में रहे, नहीं कराई।
आज जब इनको दुनिया नकार चुकी है, इनके सारे नेता इनको इनकी नीतियों की वजह से छोड़ के जा चुके हैं। कल देखो, इनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लवली भी इनको छोड़ गए। अब इनके साथ बचा कौन है? राहुल गांधी है, और राशि जी राहुल गांधी को देश नकार चुका है। मगर कुछ लोग कहते हैं ना, मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि कभी ना कभी हमारा बैल भी काम आ जाएगा। तो ये स्थिति इनकी आज इतनी बुरी है कि राहुल गांधी को नेता मान के बैठ गए और राहुल गांधी की आदतों की वजह से सब छोड़ के चले गए। अगर कांग्रेस ने भी कसम खाई है, पार्टी खत्म कर देंगे, मगर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते रहेंगे। तो अब प्रोजेक्ट करते करते कांग्रेस को इन्होंने डूबता हुआ जहाज बना दिया। आज डूबे कल डूबे, इससे आगे इनकी और आपको कुछ बचाएंगे। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस को ये लगता है, गठबंधन को ये लग रहा है इनके साथ सभी को, कि 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट मिला है, और ये जो सोच रहे हैं तो वो मन समझाने के लिए गालिब ख्याल रखता है। तो मन समझाते हैं, कोई बुराई बात नहीं। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि ये कहाँ है और हम कहाँ है। इनको पिछली बार भी कुछ नहीं मिला, आपकी बात हो सकता है कि इनकी जमानतें हर चीज पर जब्त हो जाए। कुछ हासिलों को देश में देखा है हमने, जिस तरह से देश में विकास किया है, जिस तरह से हमने हर वर्ग का ध्यान दिया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हमारे देश में जिस रोज हम गंतव्य पर जाते थे, एक पूरा 12-12 घंटा लगते थे, आज 2 घंटे में सफर को हम तय कर रहे हैं। कांग्रेस भी उसी रोड पे चलते हैं, हमारी बनाई हुई पे, और इनकी इतने सालों में तो ये नहीं जानते। इन्हें झूठ निर्णय हो जाता कि हमें ही सब कुछ चाहिए, जनता के लिए कोई जरूरत नहीं है। जनता को अपने वोट बैंक मानते थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री का है कि ये देश ही हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो हमारी इनकी सोच में बहुत अंतर है। जनता जान रही है और जनता हमें खुल के समर्थन दिल से दे रही है, और इनको पहले भी दूर भगाया था, इस बार भी भगाया। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं राजेश जी? हाँ बोलिए। चाहता हूं, भदौरिया जी जो कह रहे थे, पहले तो देश के राजनीतिक पंडितों को, विश्लेषकों को यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी 180 के आसपास पहुंचेगी, लेकिन इस 2 फेज के चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक पंडितों का यह उद्गार आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास रुक जाएगी। और ये कहने को 400 पार का जो नारा लगा रहे थे, इनके लोकसभा के उम्मीदवार जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं। इतना विरोध है इनका, इनके नीतियों का, इनके प्रत्याशियों का, और इनके जो है गलत टिकट वितरण की जो व्यवस्था है, तमाम इनके कार्यकर्ता नाराज होकर के घरों में बैठ गए हैं, या तो विरोध कर रहे हैं या तो भीतरघात कर रहे हैं। ये हवा में है, ये 150 के ऊपर नहीं जाने वाले हैं। ये चुनाव परिणाम जो 4 जून की बात कर रहे हैं, फिर से हम आपके इसी चैनल के माध्यम से भदौरिया जी से और पूरे देश की जनता के साथ रूबरू होंगे, और इनको हम याद कराएंगे कि जनता के बीच में झूठ की जो फैक्ट्री है वो अब बंद हो चुकी है। जनता ने झूठ के फैक्ट्रियों के तमाम वो जो गेट थे उसमें ताला लगाना शुरू कर दिया है, और इस झूठ की फैक्ट्री को बंद कराने का जो है नियत बना लिया है देश की जनता ने। भारतीय जनमानस, भारत का युवा और भारत का सामान्य नागरिक, भारत का मिडिल क्लास, भारत का गरीब वर्ग, ये अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी के झूठ के जुमलेबाजी को, इसकी झूठी गारंटी के अब बहकावे में आने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए लोगों ने ये ठान लिया है कि इस झूठ की फैक्ट्री को बंद कराना है, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश की संविधान की रक्षा के लिए। ठीक है, देखिए एक महत्वपूर्ण बात तो है कि अब इस आरक्षण के मुद्दे को जो सामने लाए हैं, और अब सब कह रहे हैं कि हम भी इसके समर्थन में हैं, हम भी इसके समर्थन में हैं। अब जनता इसमें किसको चुनती है, किसकी बातों को कैसा समझती है, ये जनता का निर्णय होगा। लेकिन तीसरे फेज के पहले ये जो मुद्दा आया, अब तो मुझे लग रहा है हर एक फेज के पहले एक नई ऐसी चीज निकल कर आ जाती है जो एक तरह से दिशा ही बदल देती है। वाकई में सब उसके तरफ चलने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाने की कोशिश तो है, क्योंकि ये बस सच है कि चाहे आप SC ST को ले लीजिए, OBC को ले लीजिए, चाहे मुस्लिम्स को ले लीजिए, आरक्षण तो सब जगह आया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है यहाँ पे। अब इसके आधार पर यदि वाकई वोटिंग होती है या इसका प्रभाव दिखता है, मुझे लगता है उसके भी परसेंटेज से बहुत सारी तस्वीर साफ होगी। बाकी ओवरऑल जो पूरी पिक्चर है वो तो 4 जून को सामने आनी ही है। समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, आरक्षण पर आर पार है और सियासी तकरार है, वो तो बढ़ेगी ही, क्योंकि
कांग्रेस का ये आरोप है कि पहले विरोध की बात होती थी, विरोध करते थे, आज उसके समर्थन पे उतर आए हैं। तो पूरे इतिहास को यदि पुराने हम जाकर भी देखें तो वाकई में आज का मुद्दा नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। और वाकई ये आग कितनी और बढ़ेगी और क्या इसी के आधार पर वाकई तीसरे फेज में कोई फर्क दिखेगा, कोई अंतर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।